हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं समष्टि अर्थनीति के उद्देश्य। जैसे पहले हम लोग ने इस जो व्यष्टि अर्थनीति और समष्टि अर्थनीति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थनीति क्या होती है, जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो हम उसके लिए ऑलरेडी उसका मीनिंग और उसके जो डिफिनेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है, समष्टि अर्थनीति क्या होती है, जिसको इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या बताया था कि जो मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात जैसे देखा जाए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि वो पॉलिसी जो एक पूरी कंप्लीट जो देश को लेके चलती है, देश की टोटल अर्थव्यवस्था की बात करती है, जहाँ पे कुल रोजगार, कुल उत्पादन और सामान्य प्राइस या कुल रोजगार की बात होती है। ठीक है, तो हम समष्टि आर्थिक नीति की जब बात करते हैं तो हम एक तरह से टोटलिटी की बात करते हैं, कुल की बात करते हैं, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल आय, कुल वितरण, ये सारी बातें आती हैं। तो यहाँ पे जो समष्टि अर्थनीति की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा कि एक जब देश की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि पूरे देश में हम किस तरह से वहाँ का रोज़गार बढ़ाया जाए, ठीक है, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए टोटल, फिर उसके बाद जो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, नेशनल इनकम की बात की जाए, तो ये सारी बातें यहाँ आती हैं। अब समष्टि अर्थनीति की बात होती है तो समष्टि अर्थनीति देखा जाए तो अलग अलग जो देशों की जो कंडीशंस होती है उसके अनुसार वो अलग अलग बनाई जाती है। अब जैसे विकसित राष्ट्र हैं और कुछ विकासशील राष्ट्र हैं। विकसित राष्ट्रों में जो नीति बनाई जाती है वो अलग होती है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक जो दशा होती है वो विकासशील देशों से अलग होती है। तो इस तरह से देखा जाए कि दोनों ही राष्ट्र अपनी अलग अलग अर्थनीतियाँ बनाते हैं और दोनों ही राष्ट्रों की जो अर्थनीति का उद्देश्य भी अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक दशा, आर्थिक जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, तो इसलिए उनके उद्देश्य भी अलग होते हैं। जहाँ पे हम एक तरफ अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करें तो विकसित राष्ट्र का जो देखा जाए तो उनका एक उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि वो विकसित हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो देखा जाए तो एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है, जहाँ पे रोज़गार का भी एक लेवल है जो एक सही लेवल पे रोज़गार आ चुका है, जब मोस्टली लोगों के पास रोज़गार है, उत्पादन का स्तर भी अच्छा है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। ठीक है, ज़रूरत सिर्फ उनको क्या होती है, उसको मेंटेन करने की होती है। विकसित राष्ट्र की जो नीति बनती है वो अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका ग्रोथ रेट अच्छा होता है तभी वो विकसित हैं। वहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ है वो एक अच्छी कंडीशन में होती है, एक इकोनॉमिक कंडीशन उनकी एक सही दिशा में चल रही होती है, सिर्फ उसको ज़रूरत होती है मेंटेन रखने की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो उनका जो मेन उद्देश्य क्या होता है कि उनको एक ग्रोथ को बढ़ाना होता है, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना होता है, रोज़गार बढ़ाना होता है, उत्पादन बढ़ाना होता है। ठीक है, इस तरह से उनको तो हर चीज़ को बढ़ाने के उद्देश्य से काम करना होता है। कैसे हम रोज़गार को क्रिएट करें, कैसे हम नए विनियोग स्थापित करें, कैसे बचत को बढ़ाएं, किस तरह से देश के उत्पादन को बढ़ाएं, कैसे जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाएं, तो ये सारी बातें होती हैं। तो देखें कि दोनों ही तरह के जो राष्ट्र होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है, उनका जो समष्टि उद्देश्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो विकसित राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं, जो उनका समष्टि अर्थनीतियाँ होती हैं उनमें वो क्या क्या उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं उनके जो अलग अलग क्या उद्देश्य होते हैं। इस समष्टिगत जो अर्थ नीति बनाई जाती है उसको बनाने के लिए क्या उद्देश्य उनके दिमाग में होते हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए समष्टि अर्थनीतियाँ बनाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरफ विकसित देश है, दूसरी तरफ विकासशील देश हैं। अब दोनों ही देशों के जो उद्देश्य क्या हो सकते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो समष्टि अर्थनीतियों का जो गठन किया जाता है। जैसे विकसित देश की बात करें तो पूर्ण रोजगार, वहाँ पे जो फोकस होता है उनका उद्देश्य होता है पूर्ण रोजगार की तरफ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं विकसित देश। विकसित देश का मतलब जो एक पहले से ही जो उनकी आर्थिक जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक तरह से
एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है, सिर्फ उसको मेंटेन रखना होता है। और जो बेरोजगारी का स्तर है उसको कोशिश करना होता है पूर्ण रोजगार। या पूर्ण रोजगार से मतलब क्या है कि देश की अधिकतम जनता के पास रोजगार हो। सिर्फ वही व्यक्ति जो बेरोजगार होंगे जो स्वेच्छा से हैं, मतलब जो खुद काम नहीं करना चाहते हैं, वही सिर्फ बैठे हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं, बाकी सभी के पास रोजगार होना चाहिए। ये उनका एक मेन उद्देश्य होता है। दूसरा, कीमत स्थिरता। जो विकसित देश होते हैं उनका दूसरा जो मेन उद्देश्य होता है समष्टि अर्थनीति में बनाने के लिए, जो समष्टि अर्थनीति को बनाने में दूसरा जो उद्देश्य होता है वो होता है कीमत स्थिरता। कीमत स्थिरता से मतलब क्या हुआ कि जो भी वस्तुएं और सर्विसेज, जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनकी कीमत, उनकी प्राइस को स्टेबल रखना, स्थिर रखना। क्योंकि अगर प्राइस स्टेबल रहेंगे तो उसकी जो मांग होगी वो भी क्या होगी, स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी। क्योंकि वहाँ पे जो देखा जाए तो एक तो रोज़गार का स्तर बहुत अच्छा होता है, लोगों के पास आय की कोई कमी नहीं होती है, तो इसलिए कोशिश होती है कि जो वस्तुओं का प्राइस होगा उसको स्थिर रखना। और वस्तुओं का प्राइस स्थिर रखने के लिए क्या करते हैं कि देखो, जब अगर लोगों के पास रोज़गार अच्छा है, लोगों के पास आय अच्छी है, तो जो जो प्राइस होते हैं उनमें कोई तरह का, किसी भी तरह का कोई अस्थिरता नहीं आती है। फिर विदेशी विनिमय स्थिरता, जो एफडीआई होते हैं उसको भी मेंटेन रखना। क्योंकि जो देश विकसित हैं तो विकसित इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफडीआई आ रहा है, तो उसकी की जो एक उसका जो फ्लो है उसको मेंटेन रखना, उसमें एफडीआई आता रहे। एफडीआई आता रहेगा तो एक ग्रोथ रेट को मेंटेन किया जा सकता है। वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी किस तरह से होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में। वहाँ पे जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उसमें जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह होना चाहिए कि देखा जाए तो कि सभी लोगों के पास इक्वल जो आय है वो लगभग समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो कुछ लोग बहुत गरीब हैं। कुछ लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो उससे कुछ भी कर सकते हैं, या इतना उनके पास आय का बहुत ज़्यादा शेयर उनके पास होता है, और कुछ लोगों के पास बहुत कम होता है। तो ये एक तरह से इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए इनकम में। फिर हम दूसरी तरफ अगर देखें, विकासशील देशों की बात करें तो आर्थिक समृद्धि। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ तो ग्रोथ रेट बनानी है, मेंटेन नहीं रखनी है, उसको ग्रोथ रेट को अचीव करना है। क्योंकि भी ऑलरेडी अभी, क्योंकि जो देश है वो विकासशील है, अभी वो ग्रोथ रेट को अचीव ही नहीं कर पाया जो एक विकसित देश में होनी चाहिए। तो वो पहले तो एक विकासशील देश की श्रेणी में बने रहने के लिए अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर अधिकतम उत्पादन एवं पूर्ण रोजगार। अब ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना है तो उत्पादन बढ़ाना होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा तो रोजगार बढ़ाना होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो एक विकासशील का जो उद्देश्य है वो ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, उसके साथ साथ उत्पादन बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है। फिर कीमत स्थिरता के साथ विकास। यहाँ तो कीमत स्थिरता तो रखनी, उसके साथ साथ विकास भी करना है, डेवलपमेंट भी को भी देखना है। अगर वस्तुओं का प्राइस स्थिर रहेगा तभी विकास होगा। और वस्तुओं का प्राइस स्थिर कब रह सकता है, जब लोगों की इनकम हो। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम क्या है, पहले तो रोज़गार उपलब्ध हो। रोज़गार अगर लोगों के पास होंगे तो वस्तुओं के दाम भी स्थिर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आय तथा धन की असमानता को दूर करना। अब जैसे कि लोगों की इनकम है, उनको असमानता को दूर करना। जैसे कि आप जानते हो कि धन की असमानता को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे देश में देखा होगा एक जो टैक्स सिस्टम है उसको उस सिस्टम को सही करना। अब जो धनी व्यक्ति हैं, जिनके पास ज़्यादा इनकम है, उनसे टैक्स के रूप में ज़्यादा पैसा लेना, और जो कम इनकम वाले उन पर कम टैक्स लगाना। तो कोशिश की जाती है किसी तरह धन की असमानता को दूर करना। अगर धन की असमानता दूर होगी तो हम कीमत को स्थिर रख सकते हैं और मांग को भी स्थिर रख सकते हैं, जिससे कि जो कह सकते हो कि इकोनॉमी जो होती है वो एक सेंट्रलाइज नहीं हो जाती। पता चलता है कि कुछ लोगों के हाथ ही में पूरी इकोनॉमी आ जाती है कि अगर वो चाहें तो ग्रोथ बढ़ सकती है, वो चाहें तो ग्रोथ को कम कर सकते हैं। तो हमको एक देखा जाए तो जो विकासशील देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे मोस्टली जो फोकस किया जाता है, वहाँ की जो मिडिल क्लास जो होती है, फैमिलीज होती है, उन पर फोकस करते हैं। क्योंकि जो देखा जाए तो 60-80% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से हैं। तो मिडिल क्लास की अगर जनता को फोकस किया जाएगा तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब तक धन की असमानता को दूर नहीं किया जाएगा तब तक हम मिडिल क्लास की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते।
उसी तक फिर है भुगतान शेष की स्थिरता। भुगतान जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसकी को भी स्थिर रखना होता है, उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी स्थिर रखना होता है। वो तभी कर सकते हैं जब हम प्रोडक्शन करें, जिससे कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा, और एक्सपोर्ट हम तब कर सकते हैं जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो ये बात हो सकती है। उसके बाद है क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन की बात होती है। अब देखते हैं कि जैसे कोई विकासशील देश है, बहुत बड़े से, हमारा देश एक विकासशील देश है, वो बहुत बड़ा देश है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ राज्य बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और कुछ राज्य पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर हमको एक ऐसी एक पॉलिसी बनानी है, ये एक उद्देश्य है कि हम जितने भी देश के जो भी राज्य हैं, जो भी क्षेत्र हैं, सबका विकास एक साथ हो, बिल्कुल समान विकास होना चाहिए हर क्षेत्र में। तो ये सारे हम देख सकते हैं कि जो भी उद्देश्य हैं, चाहे वो विकसित देश के हों तो विकासशील देश के हों, तो हर राष्ट्र अपने जो समष्टि अर्थनीति बनाता है उसके पीछे उनके अपने अपने उद्देश्य होते हैं, उसको प्राप्त करना होता है, उसके अनुसार उनकी जो नीतियाँ और जो पॉलिसी बनाई जाती हैं।